अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो, मेरे साथ हैं वसूतुल्लाह खान और मुबशिर ज़ैदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। वक्त बदल जाते हैं लेकिन इंसानी फितरत नहीं बदलती। या सदियों पहले जब किसी बादशाह को ये खबर आती थी कि सर आपका कोई नवाब या जनरल या वज़ीर बागी हो गया है, वो आपके खिलाफ फौजें इकट्ठा कर रहा है, वो लोगों के कान भर रहा है आपके खिलाफ, तो एक हलचल मच जाती थी और तमाम वज़रा और नवाबों और जनरलों को ऑर्डर दिया जाता था कि आप अभी इसी वक्त दरबार में पेश हों। और दरबार में जब वो पेश होते थे तो एक लाइन लग जाती थी, जाहिर है, और सब यही अपने हाथ जोड़कर यूँ कहते थे कि सर आलम पन्हा जहां पन्हा बस आप ही हैं, रियासत भी आप हैं और आप ही रियासत हैं। और इसी तरह एक एक करके निकल जाते थे वहाँ से। और जाहिर है कि ये काफ़ी नहीं था कि आप बादशाह सलामत की तारीफ़ करें, बादशाह सलामत को तसल्ली दें, आप बागी को भी दो तीन फिर कंकर मार देते थे कि अल्लाह इसको गरक कर दे, बर्बाद हो जाए। कौन होता है जो तख्त की तरफ अपनी आंखें उठा रहा है। आज 2021 में चलो दरबार नहीं है लेकिन ट्विटर ज़रूर है, और ट्विटर ही आजकल का दरबार है, आवाम भी इसमें दाखिल हो सकती है। और आज कुछ ऐसा ही हुआ जब दो हैशटैग्स चलने लग गए। पहला जो हैशटैग था जो बहुत नुमाया था, जो शायद आज भी अभी भी टॉप पर है, वो था आई स्टैंड विद इमरान खान। और इस हैशटैग के साए तले सभी इमरान खान साहब के, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो वज़रा हों, सेनेटर हों, मुशीर हों, MNAs हों या MPAs हों, सब यही कह रहे हैं कि जी आप ही PTI हैं और PTI ही आप है, और हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम किसी और की तरफ देखें। और उसके साथ साथ एक और हैशटैग भी चलने लगा नंबर 2 या नंबर 3 पर, जाहिर है, और वो था JKT एक्सपोज्ड हिमसेल्फ। और मुझे ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सोच सकते हैं कि उसमें क्या क्या कहा जा रहा है। अच्छा, ये जो आज हुआ है, जाहिर है इसकी कहानी आज शुरू नहीं होती, ये काफ़ी हफ्तों महीनों से एक चीज़ बन रही थी। क्या चीज़ बन रही थी और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये ज़ाहिर है मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए हम जाएंगे अब मुबशिर ज़ैदी के पास। मुबशिर, बताएं क्या मसला बना हुआ है यार? जी ज़रार, इस्लामाबाद में तो अफवाहों का एक तूफ़ान है, और ग़ालिबन जो भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पे नज़र रखता है उसको पता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो कुछ नई नहीं हैं। मसलन हर पार्टी में से जो है हमने देखा कि एक डिसिडेंट ग्रुप निकलता है और वो जो है फिर एक प्रेशर ग्रुप की शक्ल इख्तियार करता है। कुछ ऐसा ही कल रात हुआ जब जहांगीर तरीन साहब के घर पर कोई तकरीबन 31 के लगभग जो है वो MPAs और MNAs वहाँ आए साउथ पंजाब के, और उन्होंने हल्फ लिया, और साथ ही ये भी ऐलान हुआ कि एक नया ग्रुप बनना है पार्लिमानी, कम से कम पंजाब असम्बली की हद तक और कौमी असम्बली में भी। और जुमे को ये लोग जो है वहाँ अपनी तकारीर भी करेंगे। अकबर नवानी साहब जो हैं वो पंजाब में उस पार्लिमानी जो ग्रुप है उसके लीडर होंगे, और राजा रियाज जो हैं वो कौमी असम्बली में होंगे। आज जहांगीर तरीन साहब की पेशी भी थी जो उन पे केसेस बने हुए हैं, तो उनसे जब पूछा गया कि तरीन साहब क्या चल रहा है, तो पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दिए, उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से कल जो मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असम्बली में, और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत में, उनके रवैये में जो बिल्कुल गलत रवैया था। जब खान साहब ने कह दिया है कि इंसाफ होगा, और ये अब हम खान साहब ने पूरे ग्रुप को ग्रुप मिले हैं, याद रखें ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन गया, 3 महीने का बना हुआ है। अब फ़र्क यह है कि क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ये इंतकामी कार्रवाई की हैं, दबाव डाले हैं और डाल रहे हैं, खान साहब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ इन लोगों को दबाव डाला जा रहा है, तो ये खड़े होकर अब उन्होंने असेंबली में अपनी बात करनी है।
असेंबली में बात करने के लिए ज़रूरी था कि हम एक अपना बंदा, एक आदमी अपने ग्रुप को नॉमिनेट करते जो उस डिस्कशन को लीड करेगा असेंबली में। इसलिए हमने सरदार सईद अकबर खान निवानी साहब को नॉमिनेट किया है कि वो असेंबली में इस ग्रुप की तर्जुमानी करेंगे। ये इतनी सी बात है। मीडिया ने इसको ब्लो अप कर दिया कि जी ये अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम पीटीआई का हिस्सा हैं, रहेंगे, और कोई किसी किस्म की पार्टी नहीं टूटी ना इंशाल्लाह ये टूटेगी। ग्रुप है फॉरवर्ड जी, तरीन साहब बहरहाल ये कह रहे हैं कि ये कोई अलग ग्रुप नहीं है। मगर क्या हुआ, क्योंकि आपको याद है गुज़िश्ता माह थिंग्स वर ऑलमोस्ट सेटल्ड और अली ज़फ़र सेनेटर जो हैं उसको वज़ीर आज़म ने ये टास्क दिया था कि आप रिपोर्ट बनाएं, और चीज़ें उसके बाद वहीं दब गई थी और कहा यह गया था कि शायद ये जो ग्रुप बनने की एक कोशिश थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो हम चलते हैं जनूबी पंजाब ही, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, और हमारे डॉन अखबार के नुमाइंदे हैं शकील अहमद, बहुत बाखबर भी हैं। उनसे पूछते हैं कि शकील साहब, ये जो कुछ हुआ आपके लिए सरप्राइजिंग था या आपके ख्याल में ये इनएविटेबल ही है? देखिए, ये जो सारी पेशरफ्त हो रही है इस बात का पहले से ही इम्कान था कि ये ऐसा ही होगा। तरीन साहब मैदानी जंग में मैदान में आ चुके हैं और वो किसी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को उम्मीदें थी कि शायद हुकूमत की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसी कोशिश की जाएगी कि जिसकी वजह से इस ग्रुप के या तरीन साहब के या उनके साथियों के कुछ जो इतराज़ात हैं या उनकी नाराजगियां हैं उनमें कोई कमी वाक़ई होगी। तो ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये आज की एग्रेसिव मूव जो है उससे ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि आगे जाकर ये मसले और उलझेंगे सुलझने की बजाय। इसीलिए लग यही रहा है कि पीटीआई में मजीद तकसीम होगी, मजीद लोग कंफ्यूजन का शिकार होकर इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे, और आने वाले दिनों की सियासत को मद्देनजर रखते हुए लोग ठहरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि उन्हें किस तरफ जाना पड़ेगा। और वो ऐसे लोगों की तादाद थोड़ी नहीं है, वो अच्छी खासी तादाद में ऐसे लोग हैं। शकील साहब, कुछ लोग इधर शकील भाई, कुछ लोग उधर देखेंगे, ये भी होती है। अच्छा जी, मुबशर आप सवाल। हाँ जी, नहीं, आप सवाल कर लीजिए, मैं आगे कर लूँगा। चले, मैं ये सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था शकील साहब कि कुछ लोग इधर देखेंगे कुछ लोग उधर देखेंगे। इलेक्शन में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, अब सियासत में 2 साल कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। आगे कौन देख रहा है पीटीआई में कि आने वाले इंतखाबात में, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद अर्ली हो जाए, मुझे नहीं पता, अगर यही सूरत हाल रही तो क्या पोजीशन नजर आती है आपको? देखें, अभी इस वक्त की जो सूरत हाल है वो उन्हें लग रहा है तरीन साहब और उनके ग्रुप को कि उस्मान बुज़दार एक आसान टारगेट हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उनके पास जितने लोग प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स उनके साथ हैं उससे वो डिस्टर्ब करने की पोजीशन में हैं। लिहाजा उनका इस वक्त ज्यादा फोकस भी इसी पर है। और यही वजह है कि तरीन साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि जी हमारा पंजाब असेंबली में तो नुमाइंदा होगा। अभी हमने कौमी असेंबली में अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करने के हवाले से, जो राजा रियाज साहब के हवाले से जो खबरें चल रही थी, उसकी उन्होंने तरदीद की है। अब कल ये करने ये जा रहे हैं कि ये एक एप्लीकेशन सबमिट करा रहे हैं स्पीकर पंजाब असेंबली को, और ये अलहदा बेंचों पर बैठेंगे और इनका अपना पार्लिमानी लीडर होगा जिनकी नवानी साहब की अनाउंसमेंट पहले से ये लोग अपने ग्रुप में कर चुके हैं। जो कल रात मीटिंग हुई उसमें लोगों को बहुत सारे जिन लोगों ने वो मीटिंग अटेंड की उन्होंने बहुत सारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि बजाय इसके कि हमारे मसले हल होते, अब हमारे मसले बढ़ा दिए गए हैं, अफसरों के तबादले नहीं हो रहे, या इसी किस्म के तरक्याती कामों के हवाले से लोगों ने शिकायत की। तो तरीन साहब ने कहा कि ठीक है, फिर आप लोग आगे चले, आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम अपना इस तरीके से आगे चलना चाहते हैं कि अब कोई ऐसा रास्ता हमारे पास बचा नहीं है कि हम उस पर खामोश होकर बैठे कि हमें हमारी ही पार्टी है और हमें ही विक्टिमाइज किया जा रहा है, जबकि हम ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हम इस पार्टी को छोड़कर नहीं जा रहे और हम इसी पार्टी का हिस्सा है। दिखाई यही दे रहा है कि तरीन साहब को जल्दी नहीं है, वो इस पार्टी को छोड़ने का कोई मूड नहीं है उनका। अभी वो इस पार्टी में रहेंगे और किसी
किसी जल्दी में आकर कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में नहीं है, लेकिन वो अपने प्रेशर को बढ़ाएंगे। उनको लग रहा है, तरीन साहब को एक शिकायत ये भी थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आप को, उनके साथ जो ज्यादती हो रही थी, उस ज्यादती वाले मामले में उस एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कोई हेल्प आउट नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद अब तरीन साहब को जो दिखाई दे रहा है कि पंजाब में वो अपना प्रेशर बढ़ा सकते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाह रही है कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील कर दिया जाए, जिसकी सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान आर्मी चीफ ने इजहार भी किया था कि देखिए जी, हमारी तो वो सारी बातें नहीं मानते, हम उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हटा रहे। तो उसमें इनको तरीन साहब को ये दिखाई दे रहा है कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाने में हम उनकी मदद कर दें तो शायद फिर सूरत हाल और तरीके से और शक्ल अख्तियार करते जाएंगे। ठीक है शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक हम वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपसे गुफ्तगू। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं शकील अहमद से जो मुल्तान में हैं, और जो ये जहांगीर तरीन की सरबराही में जो ग्रुप बना है जनूबी पंजाब में पीटीआई के अंदर ही, उस पर बात करें। शकील साहब, आपने बड़े अच्छा बताया कि किस तरह से पंजाब में जो है कन्वर्ज हो जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के और तरीन साहब के इंटरेस्ट। सवाल यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के ये हो रहा है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि इमरान साहब को इतना प्रेशराइज करना है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कमज़ोर होते जाएं? तो आप जब वहाँ बैठ कर के आप इनकी मीटिंग्स के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, तो वहाँ आपको लगा कि इनके इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते हैं या ये अपने ओन पे कर रहे हैं? देखिए, तरीन साहब के जो करीबी लोग हैं या जिससे उनकी जो मूव्स हैं, उनसे यही पता चल रहा है कि उनके राब्ते हैं, और राब्ते बुनियादी टारगेट पंजाब है। और इस और जब ये इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, तो उसके बाद जो सबसे बुनियादी तौर पर जिसको परेशान होना चाहिए वो वज़ीर आला पंजाब को होना चाहिए। यही वजह है कि आज वज़ीर आला पंजाब की पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इस ग्रुप के मुख्तलिफ लोगों से राब्ते भी किए गए। 3 लोगों से सीएम ने मुलाकात की। इसके अलावा लोधरा से ज़वार वड़ायत साहब की मिनिस्ट्री ले ली गई थी नवंबर में कि ये इनकी बहुत बैड परफॉर्मेंस है, ये कहकर अब फिर उनको कहा जा रहा है कि जी आप मिनिस्ट्री ले लें, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं कि जी बस आपने मुझसे उस वक्त ले ली तो अब मैं आपकी कोई वजारत लेने के लिए तैयार नहीं। तो इस वक्त जो मैदान बनता हुआ नजर आ रहा है वो पंजाब में ही बनता हुआ नजर आ रहा है। एस्टेब्लिशमेंट उस्मान बुज़दार साहब के परफॉर्मेंस को बेस बनाते हुए चाह रहे हैं कि वो ना हो, और ये भी एक पंजाब का आप ये देख लें कि एक लंबा और तवील अरसा आप देखें कि सेंट्रल पंजाब से हटकर कोई वजीर आला इतने अरसे से पंजाब का वजीर आला है, तो इस इलाके से जो एक वजीर आला है उसकी परफॉर्मेंस अपनी जगह पर, उसका उस लाहौर से या उसके गिरदो नवाह से ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि जो ताकत के मराकज़ हैं या एस्टेब्लिशमेंट भी कभी लाहौर और सेंट्रल पंजाब के हुक्मरानी से इस तरीके से महरूम नहीं हुआ जिस तरीके से इस दफा हो रहा है। और फंड्स की तकसीम के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि फंड्स पैसे नहीं है, उसके बावजूद वजीर आला साहब अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए और किसी जगह के लिए कर रहे हों या ना कर रहे हों, वो अपने ज़िले के लिए ज़रूर काम कर रहे हैं, वो अपने इलाके के लिए काम कर रहे हैं। जो ट्राइबल एरिया जिनसे वो ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे बेइंतहा और बहुत ज़्यादा वसाइल के साथ तरक्याती काम शुरू किए गए हैं अब वहाँ पर, लेकिन कामों की क्वालिटी के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्वालिटी उस तरीके से बेहतर नहीं है जिस तरीके से उसको होना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने फोकस किया हुआ है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर, अपने इलाके पर, और ये पहली दफा हो रहा है कि फंड के इस तरीके से इस्तेमाल दिखाई दे रहा है इस इलाके के लोगों की तरफ या इस इलाके की तरफ। लेकिन वो एक इलाका है, यहाँ पे बहुत से मुल्तान में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कई सालों से बल्कि दहाइयों से चल रहे हैं और वो मुकम्मल नहीं हो रहे हैं। मुल्तान का आप अगर इसको देख लें, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का उसका एक एक्सटेंशन ब्लॉक चल रहा है, निश्तर 2 का अनाउंसमेंट हुई थी, उनके लिए फंड्स थोड़े होने की वजह से उन पे काम की रफ्तार बहुत थोड़ी है। लेकिन जिस जिले से वो बिलोंग करते हैं, कौंसा से जो तहसील है उनकी, वहां पर काम हो रहे हैं और फंड वहां पर जा रहे हैं। तो इस तरीके से चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी।
एक शो ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप अपनी पूरी पार्टी को सामने लगाएं और कहें कि जी हम आपके साथ हैं। ये एक दिस शोज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जी मुबशिर। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँगा कि खान साहब किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह वसत ने भी कहा वो उस्मान बुज़दार के मामले पे बहुत ऑब्सेस्ड हैं, वसीम अकरम प्लस भी कह चुके हैं और बारहा रिक्वेस्ट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए या अपनी पार्टी के अंदर से आए, वो रिफ्यूज़ कर चुके हैं उस्मान बुज़दार को रिप्लेस करने के लिए। अब अगर ऐसी कोई गेम डलती है तो जिस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे वो देखने वाला होगा, क्योंकि इस चीज़ से इस्टेब्लिशमेंट भी डरी हुई है। और जो ओवरऑल पिक्चर है कि खान साहब ने अगर रिएक्ट करके अगर कुछ बोल दिया या कुछ चीज़ें ऐसी हो गई तो जाहिर है मसला जो है वो मजीद गंभीर होता जाएगा। मसला गंभीर तो हो रहा है, लेकिन उसमें जो वक्त है वो शायद तेजी से उस नहज पे पहुंच जाए। बिल्कुल। ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर ये वसीम अकरम प्लस हैं, अगर ये वसीम अकरम प्लस हैं तो जो ओरिजिनल वसीम अकरम है वो फिर नॉन प्लस फील कर रहे होंगे अपने आप को। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। एक ज़माना था कि पाकिस्तान में ना सिर्फ लोकल जो पॉलिटिकल और मजहबी इश्यूज़ हैं उन पे मुजाहरे होते थे, बल्कि कांगो के लिए, अल्जीरिया की आज़ादी के लिए, वियतनाम के लिए भी मुजाहरे होते थे। फिर ये रिवायत रफ्ता रफ्ता दम तोड़ गई, लेकिन बहुत बरसों बाद इस हफ्ते इस रिवायत को दोबारा झलक हमें देखने का मौका मिला। पीर को लाहौर में और इस्लामाबाद में सैकड़ों नौजवानों ने और तलबा ने फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहरे में शिरकत की। लेकिन आज जो कराची प्रेस क्लब के सामने यहाँ मुजाहरा हुआ उसमें तकरीबन कई हज़ार अफराद थे। पहली बार किसी मकामी इशू से हट के एक बैनुल अक़वामी इशू पे इतने लोग बहुत मुद्दत के बाद इकट्ठे हुए। इस मुजाहरे में पॉलिटिकल कारकुन भी थे, लेकिन जो इसकी लीड थी, इसकी जो बागडोर थी, वो सिविल सोसाइटी के हाथ में थी। सहाफ़ी थे इसमें डॉक्टर्स थे, मेहनत कश थे, डोमेस्टिक वर्कर्स थे, आम शहरी थे और उनके बच्चे भी थे। अच्छा, इस मुजाहरे का ऐलान भी सोशल मीडिया पे किया गया था और सिविल सोसाइटी का ये खालिसतन शो था और बागडोर भी इनके हाथ में थी। तो ये एक पॉजिटिव बात है जो पाकिस्तान में हुई है कल और मंडे को। जहाँ तक गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल है तो 10 मई से अब तक 227 हलाकतें हो चुकी हैं, जिनमें 64 बच्चे शामिल हैं। 1600 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल में जो कैजुअल्टीज़ हैं 10 हलाक हुए हैं और 300 के लगभग ज़ख्मी बताए जाते हैं, उनमें 2 थाई बाशिंदे भी शामिल हैं। अमेरिका की जो पोजीशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो उसकी समझ में नहीं आ रहा कि इसराइल का खुल के साथ दे या बज़ाहिर जंगबंदी जो है उसका दम भरे, तक इसलिए कि जो अंदर जो डोमेस्टिक रायामा है वो बहुत ज़्यादा उबल रही है और वाशिंगटन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और आम आदमी का फासला पहली बार हमें बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। एक जानिब अमेरिका सलामती कौंसिल में एक हफ्ते के दौरान जंग बंदी की 3 करारदादों के मसौदों की मुखालफत कर चुका है, लेकिन दूसरी जानिब जो बाइडन कहते हैं कि उन्होंने आज ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को फ़ोन किया कि वो गज़ा पर हमलों की शिद्दत में ख़ासी कमी लाएँ ताकि जंग बंदी का रास्ता हमवार हो सके। नेतन्याहू ने भी तुरंत जवाब दिया कि इसराइल अपनी मर्ज़ी के वक्त पे ये जंग बंद करेगा जब उसके अहदाफ मुकम्मल हो जाएंगे। यानी खालिस उर्दू में जो बाइडन को उन्होंने धत्ता बता दिया, रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। अच्छा, इस दौरान ये है कि न्यूयॉर्क और बॉस्टन में ताज़ा तरीन मुजाहरे हुए हैं। मिशिगन में कल ज़रार ने भी थोड़ा जिक्र किया था कि डियरबॉर्न का जो इलाका है वहाँ फोर्ड इलेक्ट्रिक मोटर प्लांट है, उसका दौरा किया था जो बाइडन ने, और जैसे ही बाइडन का नाम लिया जाता ऊ की आवाज़ें जो हैं आती हैं, यानी आवाज़ें कसने का अमरीकी तरीक़ा। लेकिन सबसे जो मज़ेदार वाक़या है वो फोर्ड के इलेक्ट्रिक कार प्लांट में उस वक्त हुआ जब जो बाइडन एक टेस्ट ड्राइव के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक में बैठे। क्या हुआ ज़रा देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं।
question on Israel before you drive No, away? you Since can't. It's so important? Not unless you get in front of the car as I step on it. I'm only teasing. Okay, here we go. You ready? See it, sir. जी, जो बाइडन साहब जैसे ही इलेक्ट्रिक ट्रक की सीट पे ड्राइव के लिए बैठे तो एक रिपोर्टर ने पूछा, जनाब सदर क्या मैं आपसे इसराइल के बारे में कोई सवाल कर लूँ? बाइडन साहब ने कहा, इस गाड़ी की रफ्तार 80 मील तक जाएगी, आप नहीं पूछ सकती जब तक आप इस गाड़ी के सामने ना आ जाए। और सब हंसने लग गए। ओके, मैं चल रहा हूं, और ये कह के बाइडन बगैर सवाल का जवाब दिए आगे बढ़ गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा, आई वॉज जस्ट टीजिंग, मजाक हो रहा था ये। अच्छा, आप सीरियस हो रहे हो? अच्छा, मोटर प्लांट में इससे पहले जो खिताब किया इन्होंने रस्मी तौर पे, तो सफ़े अव्वल में अमरीकी कांग्रेस की रुकन रशीदा तालिब भी मौजूद थी। रशीदा तालिब ने कुछ 2-3 दिन पहले कांग्रेस में खुल के धुआंधार तकरीर की, और जो स्टेट डिपार्टमेंट की और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की प्रो इसराइल पॉलिसी है, कफिया पहन के, हाँ, धज्जियाँ उड़ा दी, इसलिए कि उनका ताल्लुक फ़लस्तीन से है। इनफैक्ट वो पहली फ़लस्तीनी नजात अमेरिकी कांग्रेस की रुकन है। अच्छा, उनके कुछ फैमिली मेंबर्स अभी भी वेस्ट रशीदा तालिब ने अपने सदर से दू बदू बात की। उन्हें बताया कि उनकी दादी और दीगर रिश्तेदार मकबूजा गरब उर्दन में रहते हैं। बाइडन ने कहा वो उनकी सलामती के लिए दुआ करेंगे। हाय 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 हाय। अच्छा, रशीदा तालिब ने कहा कि फ़लस्तीनियों के इंसानी हुकूक सौदेबाजी के पत्ते नहीं हैं, इन हुकूक पे लेन देन नहीं किया जा सकता, इनका सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान है, उनका एक बयान है, उस पर बड़ा सीख पा है। खसूस ऑस्ट्रिया और अमेरिका के हाथ जो हैं खून से आलूदा हैं, और ये इन खून से आलूदा हाथों से ही तारीख रकम की जा रही है फ़लस्तीन की। अच्छा, उनका इशारा क्या था कि $735 मिलियन के जो असले की मंजूरी दी है ऐन उस वक्त जबकि जंग जारी है अमेरिका की तरफ से, जबकि ऑस्ट्रिया ने चांसलरी के दफ्तर पे इसराइली परचम लहराया था, उस जानिब इनका इशारा था। एर्दोगान ने कहा कि जिन यहूदियों की ऑस्ट्रिया में नस्ल कुशी हुई थी, हाँ, अब उसकी कीमत मुसलमानों से, अरबों से, फ़लस्तीनियों से वसूल की जा रही है। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने इसे एक एंटी सेमिटिक और यहूद दुश्मन बात समझी, और फिर उन्होंने कहा कि इससे मज़ीद तशद्दुद भड़क सकता है, इस तरह की अगर आपने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू की। अलबत्ता ये जो तुर्क दफ्तर ख़ारजा है उसने इस बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उसने कहा कि अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ये तो बता दे कि ये जो तकरीर हुई है इसमें एंटी सेमिटिक जुमला या यहूद दुश्मन जुमला कौन सा था, इसलिए कि वो स्टेट ऑफ इसराइल के एग्रेशन की बात कर रहे थे, यहूदियों के एग्रेशन की बात नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो है ना, ये इनका बहुत पुराना टैक्टिक है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजरायली ज़ायनिस्ट की, जाहिर है, और उनके जितने भी हिमायती हैं, ठीक है। अगर आप कहें, और ये जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और मॉनिटर करते हैं उनको ये बात अच्छी तरह से पता है, अगर आप कहें कि जी ये जो कत्ल आप कर रहे हैं ये आप रुक जाए, तो आपको जवाब क्या मिलेगा? क्या इसका मतलब है कि आप यहूदियों के दुश्मन हैं? या अगर आप इजराइल पर तनकीद करें, वो कहेंगे क्या मतलब कि आप आप चाहते हैं कि सारी यहूदियों की नस्ल कुशी हो, ये देखो ये हमारी नस्ल कुशी मांग रहे हैं। ये इनकी टैक्टिक होती है कि एंटी ज़ायोनिज़्म और एंटी सेमिटिज्म को एक समझा जाए। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई, ये कराची की जो मैं फुटेज देख रहा था, पहले भी इसकी फुटेज देखी, और बाकी जो मुजाहरे हुए हैं इसमें कोई ये नहीं है किल द जूज, ये नहीं है इवन डेथ टू इजराइल, थोड़ा बहुत है। इसमें मैंने एक बाकायदा एक देखा था, उसमें था कि एंटी सेमिटिज्म इज नॉट एंटी ज़ायोनिज़्म इज नॉट एंटी सेमिटिज्म, कि अगर हम इजराइल रियासत सहूनियत की तरीके या उनकी जो बर्बरियत है उसको हम कंडेम करें, इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहूद दुश्मनी कर रहे हैं, और अब यहूदी खुद ये बात करने लग गए हैं। अच्छा, ये इसलिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ हमारे बदकिस्मती से कुछ शहरी भी हैं और कुछ हमारे सियासतदान भी हैं जो ये बात नहीं समझते, और फिर वो ऐसी बातें करते हैं जिससे फ़लस्तीनियों की मदद नहीं होगी,
लेकिन इजराइल और इजराइल की हिमायती के एलाइज का फ़ायदा ज़रूर होगा। इस पर ज़रा बात करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक से पहले हम बात आपको दिखा रहे थे जो मुजाहरे हुए हैं कराची में और मुख्तलिफ बातें हुई, और ये माना कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं शायद पड़ेगा अभी हाल में, लेकिन ओवर टाइम इस बात से भी फ़र्क पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर के लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं अगेन। इसका ये मतलब नहीं है कि अगले 24 घंटे में सारी एड बंद हो जाएगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो हमारी तरह कम से कम 3 दिहाइयों से ये सिलसिला देख रहे हैं और फिर पहले की तारीख भी देखी है। अच्छा, अब जाहिर है कि हम सब चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरह फ़लस्तीन के लिए अपनी आवाज़ उठाएं या फ़लस्तीनियों की मदद करें, इजराइल की जो एट्रॉसिटीज़ हैं उनको हाईलाइट करें। लेकिन ये सब करने का एक सही तरीका होता है और एक गलत तरीका भी होता है। तो पहले आपको दिखाते हैं कि गलत तरीका क्या होता है। आज ही ऐवान में, पार्लियामेंट में पीटीआई के एमएनए कंवल शहजाब साहिबा ने एक तकरीर दी। बहुत तकारीर हो रही थी, सब इजराइल और फ़लस्तीन पर भी थी, और उसने उसमें कुछ बातें की। तो पहले आप सुन लें तो फिर आपको बताएंगे कि ये गलत क्यों है। हमारे ऊपर बम गिरते हैं और हमें ये मालूम नहीं होता कि हम सुबह उठ भी सकेंगे या नहीं, हमारा कसूर क्या है। तो मुझे हिटलर की जो एक कहावत है वो बड़ी याद आई कि मैंने चंद यहूदी इसलिए छोड़ दिए कि तुम्हें ये पता चल सके कि मैंने इन्हें मारा क्यों था। मैंने चंद यहूदी इसलिए छोड़ दिए ताकि तुम्हें पता लगे कि मैंने क्यों मारा था। यकीनन कभी ना कभी आपने अपनी फेसबुक फीड या अपने व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर ये देखा होगा, शायद आपने शेयर भी किया हो, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि हिटलर ने ऐसे कभी कोई बात नहीं की थी। वो नॉस्ट्राडामस नहीं था और वो कोई नजूमी नहीं था कि उसको पता है कि अगले 70, 80, 100 सालों में क्या होने वाला है। दूसरी बात, और ये काफ़ी अहम है, मुझे आपको मजबूर हूँ ये बात करने पर, कि जब आप इजराइल को कंडेम कर रहे होते हैं या फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहें कि यार हिटलर द ग्रेट, यार काश आज भी कोई हिटलर होता। हिटलर आपके मामू का बेटा नहीं है, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। अली मोहम्मद खान साहब, नाम तो सुना होगा आपने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स और वज़ायर एमएनए भी हैं। उन्होंने भी एक बड़ी पुरजोश तकरीर की, जिसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। I'm not saying that go and attack Israel with nuclear arms, but what I am saying is that at least we can also plan as the Zionists plan for the 1,000 years, or when they did when the protocols of the elders of Zion were written way back in 1895s, 1890s, they were planning for the next 1,000 years. Why can't we plan? वो 1000 साल के लिए प्लान कर सकते हैं, हम क्यों नहीं प्लान कर सकते? अच्छा, बात बिल्कुल सही है, प्लान आपको करना चाहिए। अच्छा, ये भी बात अली मोहम्मद साहब की बिल्कुल सही है कि यार कौन पागल हो गए हो, हम न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे इजराइल के ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जिसका हवाला दिया है इन्होंने, प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नेड एल्डर्स ऑफ ज़ायन, अगेन यकीनन आपने कहीं ना कहीं इसका जिक्र सुना होगा। आपने जिक्र सुना है इसका? सुना है ना इसका जिक्र? अच्छा, बेसिकली कहा जाता है कि रशियन सीक्रेट सर्विस, जी, वो मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल जैसे अली मोहम्मद साहब कह रहे थे कि लेट 1800s में ये सामने आई, और इसमें ये मतलब अगर आप पढ़ें इसको तो इसमें ऐसा है कि जी हर 100 साल या ऐसे कुछ एक मीटिंग होती है, सारे जो दुनिया के जो टॉप ज़ायनिस्ट हैं, और वो मंसूबा बनाते हैं कि सर पिछले 100 साल में क्या हुआ और अगले 100 साल में हम क्या करना चाह रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मसला सारा ये है कि ये जाली है, ठीक है। ये कहाँ बनी? ये पहले मंजर आम पर आती है अराउंड 1903, 1905 में रूस में, ठीक है। और ये एक जाहिर है कि प्रोटोकॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके कोई 20 साल बाद पता लगता है कि ये जाली हैं। जाली कैसे पता लगता है? क्योंकि एक साहब थे फिलिप ग्रेव्स, जब उसने ये पढ़ी उसने कहा कि यार ये तो मुझे थोड़ी सी, ये तो ऐसे लग रहा है कि मैंने पहले पढ़ी है। क्योंकि 1868 में एक तंजिया मजमून लिखी गई थी, नेपोलियन द थर्ड, वो उस वक्त के फ्रेंच एम्पायर, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाह रहा। और आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा।